सरोकार। हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास शो शख्सियत में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस शो में अलग अलग जगत के तमाम दिग्गज शामिल हुए और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं IPS ऑफिसर सईद अली अब्बासी। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। जैसे आपको मेरे बारे में पता ही है, मेरा नाम अली अब्बास है। मैं एक यहाँ से 120 किलोमीटर दूर एक शहर है बहराइच, वहाँ का रहने वाला हूँ। बहराइच में एक छोटा सा गांव है नगरौर, जो शहर से जुड़ा हुआ है, 6-7 किलोमीटर है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और फ़िलहाल मैं यहाँ पर लखनऊ में एडिशनल DCP पूर्वी के पद पर काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं लखनऊ में ACP अलीगंज, ACP महानगर और ACP काकोरी रह चुका हूँ और यहाँ पर पिछले 1 वर्ष से मैं कार्यरत हूँ। आप IPS ऑफिसर हैं, एक जिम्मेदारी भरा पद है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, छोटी जगह पे हम लोग रहते थे और एक भावना होती है कि जब साइकिल से स्कूल की तरफ जाते थे और DM ऑफिस पढ़ता था या SP ऑफिस पढ़ता था, तो देख के बड़ा एक मोटिवेशन फील होता था। और जैसे कि उस समय गांव में जितने भी लोग रहते थे, अगर कभी पूछते थे कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो हमेशा मुंह से जवाब निकलता था कि DM बनना चाहते हैं या SP बनना चाहते हैं। और ये तो बड़ी बचपन वाली बात हो गई। उसके बाद ग्रेजुअली फिर जैसे जैसे पढ़ाई प्रोग्रेस की, तो ये सपना पीछे रह गया और पढ़ाई की तरफ ही फोकस रहने लगा। ग्रेजुअली जब 10वीं पास की, 12वीं पास की, तो ये सपने ने बैक सीट ले ली थी और कभी भी ये नहीं सोचा था कि हाँ IAS IPS ही बनना है। और जैसे मध्यवर्गीय परिवार से हम लोग आते हैं, मध्यवर्गीय परिवार के जैसे लोग होते हैं, तो 12वीं के बाद सिक्योरिटी की तरफ फोकस था। तो ये हुआ कि अब ग्रेजुएशन में क्या किया जाए। सबसे इजी ऑप्शन मुझे यहाँ पे लखनऊ में इंजीनियरिंग मिला और इंजीनियरिंग की जब मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ 4 साल बाद बीटेक करने के बाद मुझे पहली बार जीवन में एहसास हुआ कि अब तक जीवन में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं किया है, तो जीवन में कुछ हार्डवर्क करना चाहिए। अब हार्डवर्क करने के लिए क्या करते? 2 ऑप्शन थे। या तो मैं MBA के लिए जाता और उसमें भी अगर कोई आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो एटलीस्ट आपको IIT IIM में जाने के लिए कम से कम 1 साल तैयारी, फिर 1 साल आप हो सकता है कि उसमें ना हो, देन 2 साल आप MBA करेंगे, 4-5 साल का समय लगता। और दूसरा ऑप्शन था सिविल सर्विसेज, जो पुराना एक कभी सपना हुआ करता था, जो हम लोग बचपन में कहते थे। तो मैंने उस समय डिसाइड किया कि अगर मेहनत करनी है तो हम लोग सिविल सर्वेंट बनने का प्रयास करें। और फिर 2010 से 11 से ये सपना आगे ट्रैक पर आया और MBA, और इसमें मैंने चुना कि हम सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे और फिर उस राह पे चल दिए। इंजीनियरिंग से IPS तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, ये बड़ी एक डिफ़िकल्ट जर्नी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब इंजीनियरिंग का हम लोगों ने अपना, जैसे 23 मई 2010 को मेरी इंजीनियरिंग का लास्ट पेपर था और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि 24 मई 2010 को मैं दिल्ली में था। मैं रात की ट्रेन पकड़ के दिल्ली निकल गया और मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से IAS की तैयारी करूँगा और बस जैसे होता है कि पहले अटेम्प्ट में ही IAS हो जाएंगे और ऑल ऑफ ए सडन चीज़ें बदल जाएंगी। बट जब दिल्ली में पहुँचे तो फिर वास्तविकता समझ में आई कि बेसिकली ये चीज़ जो दूर से इतनी पास दिख रही थी, इतनी पास है नहीं। और जब तैयारी शुरू हुई तो तैयारी शुरू होने में मैं थोड़ा सा आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा कि इनिशियली तो जाके जब पढ़ाई शुरू की तो समझ में आया कि अब तक जो पढ़ा था शायद वो कुछ काम का ही नहीं था। एंड उसके बाद जब धीरे धीरे पहला अटेम्प्ट आ गया, देखते देखते 1 साल निकल गया और 1 साल में शायद मैं 50% कोर्स भी पूरा नहीं कर पाया था। पहला अटेम्प्ट जब 50% कोर्स पूरा नहीं है तो उसका आउटपुट एग्ज़ाम देने से पहले ही पता था, पर चूंकि 1 साल दिल्ली में रह चुके थे इसलिए कोई ऑप्शन नहीं था। एग्ज़ाम दिया, फेल हुए।
सारे एग्ज़ाम में फेल हुए। यूपीएससी में भी फेल हुए, पीसीएस में भी फेल हुए, एक एसबीआई का पीओ का एग्ज़ाम था उसमें भी फेल हुए, एक दो क्लर्कल एग्ज़ाम दिए उसमें भी फेल हुए, सब में फेल हो गए। तो फिर जाके एहसास हुआ कि अभी स्थिति बहुत ख़राब है और अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है या कुछ बड़ा करना है तो अभी थोड़ा तैयारी और करनी पड़ेगी। एक अटेम्प्ट मैंने अपने आप को और दिया, ये प्रयास किया, ये सोचा कि ठीक है एक अटेम्प्ट और देते हैं और फिर देखते हैं कि जीवन किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है। जब 2012 वाली में तैयारी कर रहा था उस समय मैं कहूँगा कि वाकई मैंने अच्छे से तैयारी की और मोबाइल आवर्स मैंने अपने रिस्ट्रिक्ट किए। माँ बाप को छोड़ने के अलावा, बात करने के अलावा मोबाइल मैं ऑन नहीं करता था। और शायद वो एक साल ऐसा था जिस साल काफ़ी अच्छे से पढ़ाई हुई और उसका फल मिला। उसका फल कैसे मिला कि 2012 का जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा पीसीएस का प्री भी निकला। जैसे आपको पता है कि ये 3 स्टेज प्रोसेस होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, और उस साल मेरा पीसीएस का प्री निकला। पीसीएस का प्री निकलने के बाद यूपीएससी का भी प्री निकला और एक परीक्षा होती थी बैंकों की, आईबीपीएस। तो आईबीपीएस में भी मेरी टॉप रैंक लगी और मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा उस समय आवंटित हो गया। तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में दिल्ली में प्रोबेशनरी ऑफिसर की तरह नौकरी भी मैंने ज्वाइन कर ली। मैंने कहा कि ये एग्ज़ाम तो लंबा है और इसमें देखते हैं, हो सकता है प्री हो ना हो, और फिर दिल्ली में रहने का आपको पता है कि काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा पड़ता है। और चूंकि हम लोग मध्यवर्गीय परिवार से आते तो घर वालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहते थे, तो मैंने फिर वो नौकरी ज्वाइन कर ली। मीनवाइल जब मेरे प्री का रिज़ल्ट आया तो मुझे लगा कि शायद मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ और फिर मैंने उस साल प्री का इम्तिहान देने के बाद मेंस का इम्तिहान दिया और मैं बैंक की नौकरी पैरेलल करता रहा। खैर जब तक आपके स्टार्स अलाइन ना हो इस एग्ज़ाम में तब तक आपका एग्ज़ाम निकलना मेरे विचार से थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे स्टार्स उस समय अलाइन नहीं थे, कुछ कमियां थी एग्ज़ाम प्रोसेस में जो मैंने गलतियां की। फाइनली उस साल भी मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ और 2012 में जब मेरे 2 अटेम्प्ट हो गए तो आप लोगों को ध्यान होगा कि उस समय तक 4 अटेम्प्ट होते थे यूपीएससी के, और अगर आप सिंसियर कैंडिडेट थे तो जब 2 अटेम्प्ट आपके चले जाएं तो फिर तैयारी ठीक ठाक हो गई थी। तो मैंने फिर तीसरा अटेम्प्ट ड्रॉप किया। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि एग्ज़ाम का पैटर्न पूरी तरह बदल गया था। तो उस बदले हुए पैटर्न में मैंने सोचा, मैंने रिस्क लेना सही नहीं समझा कि मैं इस साल एग्ज़ाम दूं और मैंने वो अटेम्प्ट ड्रॉप किया। बैंक की नौकरी में पैरेलल करता रहा। गाज़ियाबाद मेरी पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे राजनगर में हिंट चौराहे पे एक बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच थी और मैं पैरेलली नौकरी करता रहा। 14 में मैंने फिर से एक बार बैंक की नौकरी करते करते ये सोचा कि इस बार मैं एग्ज़ाम देता हूँ और उस साल मैं लकी रहा। मेरा प्री निकला, मेरा मेंस निकला और मैं इंटरव्यू के स्टेज तक पहुँच गया। इंटरव्यू के स्टेज पे पहुँचते पहुँचते फिर लगने लगता है कि भाई इस साल आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उस साल भी कुछ अलाइनमेंट की कमी थी, कुछ अपनी कमियां थी, कुछ मेंस में मार्क्स कम रह गए थे। कुल मिला के उस साल सिलेक्शन नहीं होना था, उस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ। पैरेलली मैं फिर बैंक की नौकरी करता रहा। बीच में डिमोनेटाइजेशन आ गया। अच्छा, सपना हमेशा यही था कि यूपीएससी की तैयारी, अब एग्ज़ाम बार बार देने से ये लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, और जब उस निरंतर प्रयास में हम लोग काम करते थे तो एक चीज़ मन में रहती थी कि शायद बैंक की नौकरी के साथ ये काम ना हो पाए, तो पैरेलल एग्ज़ाम भी देते थे और एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन होता था। मेरा कस्टम ऑफिसर में हुआ एसएससी सीजीएल के, मेरी पोस्टिंग चेन्नई आई, मैंने नौकरी नहीं ज्वाइन की। मेरा कैग ऑडिटर में आया, मैंने वो भी नौकरी ज्वाइन नहीं की, उसकी पोस्टिंग मेरी महाराष्ट्र में थी। तो खैर बैंक के साथ मैं करता रहा और फिर 2017 में कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे अराइज हुए कि मुझे बैंक छोड़ना पड़ गया, मैंने रिज़ाइन किया और 17 वाला मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो उस साल सारी चीज़ें ठीक रहीं और मेरी यूपीएससी में मेरा प्री निकला, मेरा मेंस निकला, इंटरव्यू में मुझे ठीक मार्क्स मिले और मेरी 137 रैंक लगी। फॉर्चुनेटली उस रैंक की वजह से मुझे यूपी काडर आवंटित हुआ और मैं यहाँ पे एज एन आईपीएस सेलेक्ट होके इस काडर में आ गया। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप फेल हुए, कई बार असफल हुए, लेकिन अक्सर लोग कई बार अगर असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं। आपको ऐसी क्या चीज़ प्रेरित कर रही थी कि आप हार नहीं माने, आगे बढ़ते ही चले गए? देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूँ और मुझे लगता है कि बेसिकली वो चीज़ हमेशा मोटिवेट करती रही। वो ये चीज़ थी कि आप अपना काम करते रहो और बाकी काम आप ऊपर वाले पे छोड़ दो।
अगर अपना काम आप ईमानदारी से, मेहनत से और तत्परता से कर रहे हो, तल्लीनता से कर रहे हो, डिटर्मिनेशन से कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं पर सक्सेस ज़रूर मिलेगी। प्लस मेरे साथ के लोग तैयारी कर रहे थे, उनसे बड़ा मोटिवेशन रहा, और साथ के लोगों में एक आदमी, दो आदमी हर साल सेलेक्ट होते थे। तो ये लगता था कि ये तो हमारे साथ के ही लोग हैं, जब ये सेलेक्ट हो सकते हैं तो हम क्यों सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो एक अपने अंदर आप कह सकती हैं कि ये ट्रस्ट था कि ये एग्ज़ाम हम निकाल सकते हैं। वो ट्रस्ट कभी टूटा नहीं, और वो भरोसा फाइनली खींच के ले गया, और मेरा सिलेक्शन फिर फाइनली 2017 में हो गया। आज आप जिस मुकाम पर हैं, एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, ये बात सही है कि बेसिकली हम लोग अब सरकारी सेटअप में आ गए, और ऊपर वाले का बड़ा ग्रेस रहा कि हम लोग आईपीएस में सेलेक्ट हुए, अपने काडर में आ गए। साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जैसे जो चुनौतियों की आपने बात की, तो चुनौतियाँ बहुत तरीके की थी। सबसे पहले जैसे एक उसकी बात कर ली जाए इमोशनल फ्रंट की, तो जब आप 3 साल 4 साल तैयारी कर लेते हैं, तो छोटे शहरों में क्या होता है कि जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपका पूरा मोहल्ला आपको जान जाता है कि फलाने आदमी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शहर में कोई तैयारी वगैरह करता नहीं। 1 2 4 लोग होते हैं, और बड़ी बड़ी क्लोज निट फैमिलीज़ होती हैं, रिश्तेदार होते हैं, मोहल्ले वाले होते हैं, वो सब जानते हैं, और उनकी अपेक्षा आपसे डे 1 से होती है कि आप इधर तैयारी करने गए नहीं कि आपका अगले साल परिणाम आ जाएगा। जब आप तैयारी करने जाते हैं तो बेसिकली एक अपने ऊपर वो बर्डन लेके जाते हैं, और जब एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने घर जाना बंद कर देते हैं। जब आप अपने घर जाते हैं तो लोगों की जो निगाहें हैं वो उस चीज़ का उत्तर ढूंढती हैं, और आप निगाह चुरा के भागते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि उसका उत्तर क्या दें। तो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि कैसे समाज को फेस किया जाए, कैसे इस चीज़ को एड्रेस किया जाए कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात, एक एनेक्डोट आपसे शेयर करूँगा कि 2017 में जब मैंने बैंक से रिज़ाइन किया, और रिज़ाइन करने के बाद जब मैं गया तो तैयारी मैं कर रहा था, प्री का एग्ज़ाम दे के मैं गया था। अच्छा, प्री इतना अनसर्टेन होता है कि नोबडी नोज़ कि वेदर यू वुड बी सिलेक्टेड और यू वुड बी नॉट सिलेक्टेड। तो जब मैं ईद की नमाज़ पढ़ के लोगों से मिल रहा था, तो 90% लोगों ने ईद मुबारक के बाद जो सबसे पहला मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि तुमने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी। तो वो एक इतना बड़ा चैलेंज था कि आपने उसका जवाब नहीं होता, क्योंकि अभी तक आप कहीं सेलेक्ट नहीं हुए, और आप सरकारी सेटअप में थे, आप 5 साल से बैंक में नौकरी कर रहे थे, और सैलरी भी ठीक थी, कोई ऐसी कोई समस्या भी नहीं थी, बैंक आपको प्रमोट भी कर रहा था। बट वो जो लोगों का सवाल होता है कि आपने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी, तो आप उसका जवाब तब तक नहीं दे सकते जब तक आपके पास पैरेलली और कुछ हो नहीं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे वो महसूस हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने महसूस किया वो है एक मेंटल ब्लॉक का। जब तैयारी पैरेलल हम लोग बैंक के साथ भी करते थे, जितना समय मिलता था 2 घंटा 4 घंटा, और आपको याद होगा कि 2016 नवंबर दिसंबर में डिमोनेटाइजेशन आ गया, और उस समय मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी की तो पैरेलल कर ही रहा था, और एक बार ये मन में आया था कि ठीक है, बैंक की नौकरी छोड़ के कहीं अगर यूपी में इनकम टैक्स ऑफिसर या कस्टम ऑफिसर कुछ इस तरह से मिल जाता है तो वो ज्वाइन कर लेंगे, शायद उसमें ज़्यादा समय मिलेगा, तो यूपीएससी की तैयारी हम लोग स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या उसमें कि जब डिमोनेटाइजेशन आ गया तो सुबह 8 बजे से रात में 1 बजे तक हम लोग बैंक में रहते थे, और उसके बाद आते थे, और ये शेड्यूल डेली का था, सुबह 8 साढ़े 8 बजे चले गए, रात में 1 बजे लौटे। तो एक जो मेंटल रोड ब्लॉक क्रिएट हुआ उसकी वजह से कि इसी नौकरी में रहना पड़ेगा जीवन भर, या कुछ और कर पाएंगे, कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, यहाँ से आगे जा सकते हैं। वो एक, मैं समझता हूँ कि वो मेंटल रोड ब्लॉक क्रॉस करना एक चैलेंज था। साथ ही साथ जब आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की नौकरी वापस करके आते हैं, और बेड पे जाने से पहले आपको लगता है कि आज के दिन में आपने यूपीएससी रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा, आप न्यूज़पेपर रिवाइज तक नहीं कर पाए, आप देख भी नहीं पाए कि देश में क्या चल रहा है। तो वो रोड ब्लॉक, वो खुद को मोटिवेट करना, वो चैलेंज करना, वो एक बड़ा टास्क था। और तीसरा जो मुझे लगता है कि एक रोड ब्लॉक सारे एस्पिरेंट्स के साथ आता है, वो ये रहता है कि सेल्फ डाउट जब क्रिएट होना शुरू होता है कि क्या मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ,
क्या मैं सही डायरेक्शन में आया हूँ कि बस 10 लाख लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मैंने भी उनमें फॉर्म भरा और फॉर्म भर के मैं आ गया, और अब क्या मैंने सही तैयारी शुरू की है, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। तो एक जो खुद से जो फाइट रहती है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, वो एक तीसरा चैलेंज मैंने महसूस किया। और इसके अलावा छोटे छोटे चैलेंजेस काफ़ी रहते हैं, बट वो सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जो मेंटल रोड ब्लॉक्स रहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको एड्रेस किए बिना आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे और इस एग्ज़ाम के आसपास भी नहीं पहुंचेंगे। हर इंसान का एक सपना होता है, उसे पूरा करने की लगन होती है। अली अब्बास का क्या सपना रहा? देखिए, मेरा सबसे बड़ा सपना जो तैयारी के दौरान ये था कि बेसिकली मुझे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। और जैसे मैंने आपने बताया कि मेरा मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन हमेशा था कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगा, और क्वालिफाई करने के बाद बेसिकली जो लक्ष्य था वो ये था कि कम से कम जिस भी पद पे जाएं, कम से कम वहाँ से लोगों की हेल्प कर सकें, और हेल्प करने के अलावा जो सही काम है वो किया जाए। और बस इसी सपने के साथ एक शुरुआत की थी, और ऊपर वाले का बड़ा रहम करम मैं कहूँगा रहा, जिसकी वजह से हम लोग सेलेक्ट हुए। माँ बाप का बड़ी दुआएं रहीं, और वो एक रीज़न रहा यहाँ तक पहुँचने का। उनका दुआएं, उनकी सपोर्ट, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। आप पुलिस सेवा में हैं, तमाम घटनाओं से रूबरू होते होंगे। कोई ऐसी घटना हमारे दर्शकों को बताएं जिससे आपका मन व्याकुल हो गया हो, आप भावुक हुए हो। देखिए, छोटी घटनाएं तो बहुत छोटी मोटी घटनाएं पुलिस की नौकरी में हम लोग डेली देखते हैं, और काफ़ी बार ऐसे सरकमस्टेंस अराइज होते हैं कि आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। बट चूंकि आप वर्दी में रहते हैं तो आप पब्लिकली उस चीज़ को बहुत एग्जिबिट नहीं कर सकते। बट वाकई में कुछ घटनाएं ऐसी रहती हैं जो अंदर से आपको झिझकोर देती हैं, और आपको लगता है कि बेसिकली ये किस सेटअप में हम लोग काम कर रहे हैं। और जिसमें एक बड़ी घटना जो मैंने महसूस की जब मैं एसीपी अलीगंज था। एसीपी अलीगंज में वहाँ पे सैरपुर एक अभी नया थाना बना है, वहाँ पर एक 2.5 साल की बच्ची की बॉडी बरामद हुई थी, और जब उसकी गहनता से हम लोगों ने जांच की तो अपेरेंटली जो हमारा मुलजिम था वो भी बेसिकली एक माइनर लड़का था, और छोटा लड़का था, 8-10 साल का लड़का था। जब उसने पूरा मोडस ऑपरेंडी बताया और पूरा कैसे उसने किया, क्या किया, क्यों किया, तो आप यकीन माने कि बेसिकली वो आत्मा को कुरेदने वाला मोमेंट था। और मतलब बड़े मन में मेरे घबराहट सी फील हुई कि किस तरह के समाज में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या हम लोग अपने बच्चों को भी नहीं देख पा रहे हैं कि बच्चों को इस तरह का कर्म करने की आवश्यकता पड़े, या कोई बच्चा इस तरह से कर सकता है। तो ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसके अलावा कई सारी घटनाएं होती रहती हैं दिनों रात, और कई घटनाओं में आप विस्तृत तरीके निश्चित तौर पे बड़ा इमोशनल फील करते हैं, ख़ास तौर से जब कोई ऐसी घटना आपके सामने आती है जहाँ पर आप घटना को वर्कआउट ना कर पाएँ, या किसी का मर्डर हो जाता है और चोर अपराधी को तो हम निश्चित तरीके से पकड़ लेते हैं, कोशिश करते हैं कि बेसिकली वो पकड़ा जाए, बट घटना ना खुल पाए। तो वहाँ पर लगता है कि बेसिकली कहीं ना कहीं पे हमारी पुलिसिंग फेल कर रही है, और वो चीज़ सोचने में मजबूर करती है। कोई ऐसा किस्सा प्राइम टीवी के जरिए साझा करना चाहेंगे जो आपकी लाइफ का बहुत ही बेहतरीन मोमेंट हो? देखिए, बहुत बेहतरीन मोमेंट को बेसिकली मैं समझता हूँ कि बेसिकली जब मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने अपने फादर को कॉल किया। इनफैक्ट जब मैं बैंक से रिज़ाइन करने वाले मोमेंट पे था, और ये था कि मेरे फादर उस टाइम रिटायर हो चुके थे। मेरे फादर सेंट्रल वेयर हाउसिंग में मैनेजर थे, और मदर मेरी रिटायर हो चुकी थी, वो प्रिंसिपल स्कूल टीचर थी प्राइमरी में, और उनको रिटायर हुए 2-2 साल हो चुका था। और जब मैंने अपने फादर से कहा कि मैं जो है पापा तैयारी बैंक की नौकरी छोड़ के मैं तैयारी करना चाहता हूँ, तो यू वुड बी रियली सरप्राइज्ड कि व्हाट माय फादर सेड। उन्होंने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा कि ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो तो आप ये तैयारी करिए और हम लोग आपके पीछे खड़े हैं। और वो ऐसे वर्ड्स थे जिन्होंने मुझे बड़ा बल दिया, और शायद अगर उस समय उन लोग पीछे चले जाते तो मैं तैयारी की डायरेक्शन में नहीं जा पाता। और जब मैं सेलेक्ट हुआ और सबसे पहली कॉल मैंने अपने फादर को की, तो वो जो एक
इमोशनल मोमेंट था, वो जो कनेक्ट था, वो मतलब ऐसा था कि जो आज भी जिसको अगर सोचो तो वो अंदर से आपको बड़ा वो करता है कि बेसिकली उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद कभी सिलेक्शन ना होता। कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सकता है और इसको लेकर क्या राय है आपकी? देखिए, कानून व्यवस्था बेसिकली एक निरंतर अपग्रेड होने वाला प्रक्रिया है। जैसे जैसे समाज प्रोग्रेस करता है, जैसे जैसे नेचर ऑफ क्राइम बदलता है और जैसे जैसे वक्त हालात बदलता है, वैसे वैसे कानून व्यवस्था की जो डिमांड है और कानून व्यवस्था की जो रिक्वायरमेंट है वो बदलती रहती है। और जैसे चुनाव के करीब आपने देखा होगा कि कई सारे धरने जो सालों साल नहीं चलते हैं वो एकदम से चलना शुरू हो जाएंगे, तो उस समय बेसिकली हम लोगों को बड़ा प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर ऑफिसर किसी भी रैंक का हो, अगर वो पब्लिक से मिलता है, पब्लिक से बातचीत करता है, लोगों के बीच में उठता बैठता है, उनका दुख दर्द समझता है और फेयर है, तो किसी भी कानून व्यवस्था में आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोगों का आप पे एक भरोसा होगा, एक ट्रस्ट होगा और वो मानेंगे कि बेसिकली आपकी उनकी बात सुनी जाएगी। तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था में अगर आपको अच्छा करना है तो आपके पब्लिक के बीच में रहना पड़ेगा और उनकी बात सुननी पड़ेगी। देखिए, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं या बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां हमें पता है कि मुकदमा लिख गया बट उसमें बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता कुछ, और पब्लिक को भी लगता है, पब्लिक को भी पता होता है या जो पीड़ित को है उसे ही पता होता है कि इसमें कितना हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप उसमें कर क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपके पास पीड़ित आता है तो क्या आप उसकी सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, उसको दरकिनार कर देते हैं, उससे मिलते नहीं हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि बेसिकली हम सब एज एन ऑफिसर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पीड़ित आता है या जो भी मुलजिम पक्ष का भी कोई व्यक्ति आता है, अपना पक्ष रखना चाहता है तो उसकी सुनी जाए। और जो भी ऑफिसर या कोई भी अधीनस्थ अधिकारी इसको सुनेगा, मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर में वो हमेशा अच्छा करेगा। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर का जो नेचर है वो ग्रेजुअली चेंज होता रहता है। पहले क्या होता था कि ठीक है, लोग जब तक रोड पे नहीं जाएंगे तब तक आपकी लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक सोशल मीडिया पोस्ट से आपका लॉ एंड ऑर्डर वायलेट होने की पूरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए आपको सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी आपकी बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी संवेदनशील घटना हुई और आपका रिस्पांस टाइम कितना क्विक है, वो भी लॉ एंड ऑर्डर को डिफ्यूज़ करने में बड़ा कारगर सिद्ध होता है। अगर कोई घटना हुई और आपके माध्यम से या किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे संज्ञान में आई और हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, इसको डिफ्यूज़ कोई और करेगा, पहले हम दरोगा को लगाएं, फिर इंस्पेक्टर को लगाएं, फिर एसीपी करे, मैं करूं या मेरे हायर अप्स करें, तो शायद तब तक सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली जाएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर का मूल मंत्र यही है कि जैसे ही आपको सूचना मिले वैसे ही आप उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा संवाद करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अपने आप रिड्यूस हो जाती है। और कई बार देखा गया है कि बेसिकली बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर संवाद से ही निस्तारित हो जाते हैं। आप आईपीएस ऑफिसर हैं, मेहनत और संघर्ष के दम पर इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, तो जो बच्चे आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं दो संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली जो भी बच्चे आईएएस आईपीएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आईएएस आईपीएस ही, एक अपना काम वो ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, और जो भी वो काम कर रहे हैं, देखिए अगर मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो मैं क्या काम करता हूँ ये मैं जानता हूँ। अब मैं सिर्फ कागज़ लिए बैठा रहूँ, काम ना करूँ, उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि बेसिकली जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है, आप 5 घंटे पढ़िए, लेकिन उसको गंभीरता से पढ़िए। आपको पता होना चाहिए कि ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, यह हर एस्पिरेंट को पता होता है। ऑनेस्टी। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा डिटर्मिनेशन और अपने ऊपर भरोसा। अपने ऊपर आप ज़रूर भरोसा करिए और अपना आकलन करते रहिए। आपको लगता है एक साल 2 साल में कि बेसिकली आप उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम उस पर मत लगाइए। आपको लगता है कि आपका स्टैंडर्ड ठीक है और आप कर सकते हैं इसको, तो आप ज़रूर तैयारी करिए और अच्छे से करिए, डिटरमाइंड रहिए कि मैं ये तैयारी कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि जो भी एस्पिरेंट ऑनेस्टी और डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के साथ अपना काम करेगा, वो निश्चित रूप से सक्सेस पाएगा। प्राइम टीवी के माध्यम से मैं दर्शकों को क्या कहेंगे?
देखिए, मैं एज ए पुलिस ऑफिसर मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर उनके संज्ञान में आती है, जैसे अगर उनको लगता है कि उनके घर के बाहर कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु या कोई एक ऐसी चीज़ है जो उनको लगता है कि बेसिकली ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए या हो रही है, उसको हमारे संज्ञान में लाएं। हम पब्लिक ही हमारी आइज़ एंड ईयर्स है। जितना ज़्यादा सूचना आप हमें प्रोवाइड करेंगे उतना हम तत्परता से उस पर काम करेंगे और घटनाओं को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव पुलिसिंग। तो मैं अनुरोध करूंगा कि बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि बेसिकली ये स्वाभाविक तरीके से नहीं हो रही है, उसकी हमें सूचना प्रदान करें। और दूसरा, मैं एज एन ऑफिसर कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि हमारी तरफ से किसी किसी केस में थोड़ा सा डिले हो जाए, 15 मिनट में हम ना पहुंच पाएँ, 8 मिनट में ना पहुंच पाएँ, लेकिन हम 100% आपकी केयर करते हैं और आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और आप हम पे भरोसा रखिए, हम लोग सारा काम विधि पूर्वक करना चाहते हैं। आप बस हमको सूचना दीजिए, हम आपको करके दिखाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शख्सियत में आज मुलाकात हुई आईपीएस ऑफिसर सईद अली अब्बास से। आगे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।